नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ में आप देख रहे हैं जय घोष का हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां से आप लगातार हमारे को प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ में हम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में बहुत सारे ऐसे विषय जो आपके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और उत्तर प्रदेश को जानने के लिए ज़रूरी हैं। और इसी के क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी से, जो कि न केवल उन्होंने आज कैलेंडर जारी किया है बल्कि उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक प्रतिष्ठा भी आपने सामने रखी है, ताकि पूरे देश और दुनिया के तमाम जो पर्यटक हैं, जो तमाम तीर्थयात्री हैं, वो भी यहाँ पहुँचें और उत्तर प्रदेश की धरती पर पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा प्रोत्साहन मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आप पूरे दुनिया तक पहुँच जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या उदाहरण है आपकी? आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर अपार संभावनाओं का उत्तर प्रदेश जी की धरती पर आज इस कैलेंडर के जारी होने के शुभ अवसर पर पहले प्रदेशवासियों को और यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमें उम्मीद है कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं या आने वाले हैं, जो मन बना रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती बहुत ही सुखद यात्रा साबित हो, यादगार यात्रा साबित हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उनको किसी प्रकार की कोई आवागमन में, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी न रह जाए उनकी आवभगत में, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों का हार्दिक स्वागत करने के लिए हमारे पूरी टीम हमेशा आतुर और तत्पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये आप जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं जो अब तक उपेक्षित रहे हैं, उनके विकास के लिए बहुत ठोस काम कर रहे हैं। क्या क्या ठोस काम हो रहा है? और हमारे जो घरेलू पर्यटक हैं उनके लिए नैमिषारण्य है या बटेश्वर है या और भी जो ऐसे केंद्र हैं, उनके संबंध में आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रयास क्या क्या है? देखिए, जितने भी बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका समुचित और नियोजित विकास हो सके, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर्यटन तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। और जो प्लान्ड वे में उसमें टेक्निकल लोग, योग्य लोग, क्षमतावान लोग और आसपास के जानकार लोग, इतिहास में सबको सम्मिलित करते हुए टीम बनाई है, ताकि वहाँ का एकदम प्लान्ड वे में तरीके से बिना किसी विरासत की मूल भावना को छेड़छाड़ करते हुए उसका समुचित विकास करा सकें, ये प्रयास है। उसके लिए बहुत बड़ी लागत से हम लोग उसके लिए धनाबंटन भी करने का काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारा कॉरिडोर काशी में हुआ और काशी के कॉरिडोर के लोकार्पण होने के बाद आदरणीय मोदी ने लोकार्पण किया। उसके बाद स्थितियाँ ये हैं कि साउथ के जिन मंदिरों में सबसे ज़्यादा आमद होती थी श्रद्धालुओं की, उससे कई गुना ज़्यादा आमद वाराणसी में काशी कॉरिडोर में हुई है। 7 करोड़ पहुँच गया। 7 करोड़ पहुँचा है, जबकि वहाँ हमारा 2.5 करोड़ पर सीमित रह गया। अब इस परिणाम इसका ये है कि उसका परिणाम ये है कि आर्थिक रूप से वहाँ एक बदलाव इतना जबरदस्त आया है कि वहाँ का खोमचे वाला, रेहड़ी वाला, माला बेचने वाला, फूल बेचने वाला, 5 स्टार होटल से लेके ढाबे वाले, छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े व्यापारी, सब लोगों की गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो कम लागत में, कम निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोजगार के अवसर देने का मादा रखता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राष्ट्रीय हमारे केंद्र की सरकार ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के नारे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो चूंकि आपने ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात की है, तो पर्यटन नीति जो आपकी नवीन पर्यटन नीति है उसमें उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप के लिए और इन सब के लिए और क्या क्या आह्वान किया है, क्या क्या व्यवस्था की है? क्योंकि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ छोटे छोटे काम करने वाले बहुत लोग हैं, जितने भी जो ऐसे सिग्नेचर अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं वो भी बहुत से हैं। देखिए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने छोटे निवेशकों के साथ, ढाबा वाले से लेके 5 स्टार तक, छोटे दुकानदार से लेके बड़े छोटे वाले तक, उन सबको आकर्षित करने के लिए कहीं न कहीं सहूलियतें देते हुए नई टूरिज्म पॉलिसी 2022 घोषित की है। उसमें हमने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से लेके सैकड़ों करोड़ तक के इन्वेस्टर को, 10 करोड़ से 10 लाख से लेके 50 करोड़ वाले इन्वेस्टर को अगर उदाहरण के तौर पर ले लें तो 25% हम सब्सिडी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे SC ST की महिलाएं हैं उनको वो आगे आए इसमें, तो उनको एडिशनल 5% सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं।
हम उनको जो जमीन क्रय करेंगे अपने उद्योग लगा उसके लिए पूरा स्टाम्प फ्री करने का काम कर रहे हैं। वहाँ जमीन की कोई नौयत चेंज होनी है, एक्सचेंज जमीन का होना है, तो उसके लिए स्टाम्प पूरा फ्री कर रहे हैं। और भी तमाम तरह की सहूलियत इस तरह की दे रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करने के लिए प्रेरित हो सके। आगे बढ़े। और यही नहीं, जो लाल फीता आई थी, बाधाएं जितनी थी, बाधाएं थी, इंस्पेक्टर राज वाली बाधाएं, उनमें तमाम कानून खत्म करने का काम किया है। और प्रयास ये है कि तमाम NOC हों, लाइसेंस हों, एक ही काउंटर पे आपको निश्चित समयावधि के अंदर मिल सके। और अगर वो समय के अंदर न मिल पाए तो डीम्ड टू बी सैंक्शनड ये मान लिया जाएगा। तो ये इस तरह की सुविधाएं जिससे किसी भी हमारे निवेशक को कोई कष्ट न हो, और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे करके हमारा प्रयास है कि उद्योग के रूप में जो भी सुविधाएं प्रदेश सरकार की ओर से मिलनी है उनको भी हम समाहित करने का काम कर रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि पूरे देश के जितने भी अन्य राज्य हैं उन सबकी लागू पर्यटन, जिन जिन प्रदेशों में पर्यटन लागू थी उन सबको हम लोगों ने सर्वे कराया, उनका अध्ययन कराया, टीम बनाई, विशेषज्ञ टीम में तो जो चीज़ें सभी प्रदेशों में अच्छी थी उनको समाहित करते हुए सबसे बेस्ट पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश की बनाने का काम किया है, जो हिंदुस्तान में इस समय किसी अन्य राज्य के पास इतनी अच्छी पर्यटन नीति इस समय नहीं है जो उत्तर प्रदेश लाया। आपने जो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश का है वो इको टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म पे बहुत पहले से काम कर रहा था, लेकिन जो एग्रेसिव काम है वो आप देखने को मिल रहा है। क्या लक्ष्य है इस दिशा में आपका? ठीक आपने कहा, हमने इको टूरिज्म बोर्ड इसी कैबिनेट से करा के, जिसके माननीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम विभागों को जोड़ते हुए हम लोगों ने नई इको टूरिज्म बोर्ड बना करके नई नीति बनाने का काम किया है। और उसमें हमारा प्रयास है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वन विभाग के, आयुष विभाग के, केरला में थेरेपी के लिए लोग जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, वेलनेस के लिए जाते हैं, हेल्थ टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में आए। उससे भी बढ़िया सुविधाएं संसाधन हम देंगे, वह प्राकृतिक आनंद भी लेंगे, अपना स्वास्थ्य का लाभ भी उठाएंगे, और थेरेपी जो भी चाहिए वो आयुष विभाग प्रदत्त करेगा। उनको रहने सहने के लिए सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक स्थान पर हम लोग देंगे। इस तरह की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे ये प्रयास सार्थक होंगे, और आज कोई भी चाहे देश में आने वाला देसी पर्यटक हो या विदेश की धरती से आने वाला विदेशी पर्यटक हो, वो हिंदुस्तान की जो सर जमीन पर पैर रखे तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए हो, ये हमारा प्रयास है। आपने पर्यटन नीति में जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, यहाँ तक कि वाटर की कनेक्टिविटी, उसमें बड़ा जोर दिया है। और साथ में आपने एक नया टर्म कॉइन किया है, युवा टूरिज्म। ये क्या है? हम लोग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में युवा क्लब स्थापित कर रहे हैं। युवा ही हमारा भविष्य है, तो युवा जब तक आकर्षित नहीं होगा तब तक कोई भला होने वाला किसी भी प्रदेश देश का नहीं है। तो वो आकर के युवा क्लब के लिए हम अलग से तमाम योजना देकर के युवा क्लब भी बनाए हैं। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिए मामले में हम लोग विभिन्न, अभी आगरा और मथुरा 2 हेलीपोर्ट बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। 6 हेलीपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है, जहाँ पहले 20 घंटे 25 घंटे जहाँ यात्रा में लगते थे, अब 4-5 घंटे में यात्रा पूरी करने का काम पर्यटकों के द्वारा हो रहा है। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो तो उसके लिए तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं, और तमाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारे चालू हैं, और आगे उनको और बढ़ाने का क्रम जारी है। हमारा जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसको लेकर के पूरी दुनिया आतुर है देखने के लिए, 2024 में चालू होने का काम करेगा। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की छह बदलने का काम जेवर एयरपोर्ट करने वाला है। इसी तरह आगामी 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों से क्रूज जो बनारस से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करा जा रहा है, वो भी वाटर कनेक्टिविटी के लिए और वाटर टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। वो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गंगा के बीच में, यमुना के बीच में हम लोग गोवर्धन से लेके मथुरा तक वो भी हम लोग एयर क्रूज और वाटर क्रूज शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की सुविधाएं विभिन्न नदियों के मार्फत, वहाँ हम वाटर
कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से हर डेस्टिनेशन, जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ तक जबरदस्त रोड कनेक्टिविटी बनाने का काम कर रहे हैं, स्मूथ कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा ये हेलीपोर्ट बना रहे हैं, ये तो गेम चेंजर होगा। आदमी चाहेगा तो हमारा रमाबाई अम्बेडकर मैदान पे हेलीकॉप्टर में बैठेगा, पूरे लखनऊ के शाम को शनिवार इतवार को चक्कर लगाएगा, आधे घंटे में अपना करके पूरा आनंद लेगा। यानी बर्ड आई व्यू, पूरा शहर को बिल्कुल आप ऊपर से देख सकें। ऊपर से देख सकेंगे। इस तरह की योजनाएं, वो शहर भी देख सकते हैं, या वो चाहेगा सीतापुर में नेमी सार के भी वही दर्शन कराएगा, चाहेगा तो गोरखपुर मंदिर पे भी घुमाएगा, चाहेगा तो वहीं तो बनारस भी घुमाएगा। तो इस तरह की कनेक्टिविटी और इस तरह की सुविधा दे करके हम उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने का काम करेंगे, उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान हो सके, ये हमारा प्रयास है। अभी आपने जब इसकी बात की है तो निवेशक सम्मेलन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, अलग अलग जगह आप लोग गए, अब अलग जनपदों में भी निवेशकों के सम्मेलन हो रहे हैं और साथ में फरवरी में आप बड़ा निवेशक, कितना निवेश पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है? देखिए 7.5 लाख करोड़ का निवेश विदेश की धरती से एमओयू हुआ। एक ही दिन में 2 दिन गए आदरणीय मुख्यमंत्री बॉम्बे में, 5 लाख करोड़ का निवेश वहाँ प्राप्त हुआ, जिसमें बड़ा निवेश पर्यटन को भी मिला, जो रिसोर्ट और 5 स्टार होटल टूरिस्ट प्लेसेस पर टाटा वाले डेवलप करने का काम करेंगे। एक हमारा लक्ष्य शुरू में जो दिया गया था वो 20,000 करोड़ का था। आज हमें खुशी है कि अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू केवल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश के 5 गुना लक्ष्य से 5 गुना हम लोग अचीवमेंट कर चुके हैं। अभी अपने जो राही पर्यटक आवास हैं या पर्यटन विभाग की संपत्तियां हैं, उनके विकास के लिए आपने नीति में काफी व्यवस्था की है, क्या क्या लक्ष्य है और वहां पर पर्यटकों को लाने और वहां पर रोकने के? देखिए पहले सरकार ने राही पर्यटक गृह जहाँ प्राइम लोकेशन है वहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थापित करने का काम किया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो पूरी से फैल हुए, खंडर हो गए या निष्प्रयोज्य साबित हुए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि PPP के आधार पर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है, प्राइवेट जो व्यापारी हैं, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े घराने हैं, उनको दे करके हम लोग 30+2 62 साल के एग्रीमेंट एमओयू कर रहे हैं और उनको इन्वेस्ट करके उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ, ताकि पर्यटक आए वहाँ ठहरे, उनका खाने पीने से लेकर के ठहरने तक की बढ़िया सुविधाएं हों, व्यवस्था हो, इस तरह से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। 29 हमारे PPP वाले इस तरह के राही पर्यटक गृह हैं, वो करीब अंतिम स्थिति में है, जो बहुत शीघ्र PPP को जा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारा प्रयास है कि कुछ अपने छोड़ करके जो ज़्यादा अच्छे हैं उनमें से कुछ रोक करके बाकी PPP के अंतर्गत बेहतरीन सुविधाओं के साथ उनको डेवलप करके टूरिज्म के इंटरेस्ट में तैयार करने का काम। नए साल में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत नई असीमित संभावनाओं के साथ भागीदारी भी देखने को मिलेगी और जो रेड टेपिज्म है, जो लाल फीताशाही है, जो तमाम तरह की अड़चने बाधाएं हैं, मंत्री जी का दावा है कि वो अब बिल्कुल भी नहीं होंगी और अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो आप खुद उस पर निगरानी भी कर रहे हैं, लगातार उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। रेडियो जय घोष निरंतर आप तक जो सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, उन सबको पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष। नमस्कार। 107.8 FM दर्ज करें अपने रिकॉर्ड में और साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।